कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास भाग अध्याय क्रमांक 1 क्या कब कहाँ और कैसे भाग क्रमांक 1 कल्याणपुर से सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भाग क्रमांक 1 इतिहास से आज का अपना ये वीडियो रहने वाला है। यानी पूर्व में राजनीतिक और भूगोल भाग का पढ़ा, आज इतिहास के वीडियो प्रारंभ होने वाले हैं। तो इतिहास का अपना पहले अध्याय का पहला जो प्रकरण है वह है अतीत में लोगों का जीवन, यानी प्राचीन काल में लोगों किस प्रकार का अपना जीवन था और उसके बारे में विस्तार से चर्चा अपन इस वीडियो में है वो करने वाले हैं। जो कि शिक्षण का पहला बिंदु अपना अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो बिंदु दे रखे हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में वो रहते थे। इसके अलावा हम उन आखेटकों के बारे में जो शिकारी थे वो पशुपालकों, कृषकों, शासकों और व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये अतीत के बारे में अपन इन बिंदुओं पर जानने का प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी के आसपास कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। इस प्रकार वो अपना भोजन ग्रहण करने का उपाय सोचते थे। ये एक मैंने उदाहरण नर्मदा का दिया। अब इस नर्मदा नदी घाटी सभ्यता की जैसी ही विश्व की अनेकों अनेक जो नदी घाटी सभ्यता है उनका प्रज्वलन हुआ और वहाँ से पृथक पृथक है वो जानकारी हमें हासिल होती है। नर्मदा के साथ में ही भारत देश की बात करें तो भारत में एक सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन भी है। अपन यहाँ पे सिंधु या अन्य नदियों की बात करते हैं, यानी कि सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास भी लगभग 4500 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। साथ ही गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में भी नगरों का विकास जो कि 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब बात करते हैं गंगा के दक्षिणी में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में जो कि मगध साम्राज्य के नाम से विकसित था, महाजनपदों में से एक था, जो कि अपने वर्तमान में बिहार राज्य का अधिकतम क्षेत्र है वो उसमें समायोजित है। तो ये एक प्रकार से सिंधु सभ्यता के कुछ चिन्ह बात करें, अपने गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र की बात करें या समुद्री तटवर्ती इलाकों की बात करें। अब अपन है वो अपन भारत देश के मानचित्र को लेकर के इसमें कौन कौन सी नदी घाटी सभ्यता उसकी चर्चा एक आरेख से करते हैं। ये आपके सामने भारत का वृत्तर भारत का मानचित्र है जिसमें कुछ नदियों के नामकरण है। मैं यहाँ पे कुछ रेखांकित कर आपको नदियों के नाम या उसकी सभ्यता के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। शुरुआत मैंने सिंधु नदी के नीचे टिक किया। ये सिंधु नदी और उसकी कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं। ऊपर की ओर झेलम, ठीक नीचे की ओर रावी, चेनाब और सतलज। ये इसके आसपास का क्षेत्र है वो भी नदी घाटी सभ्यता के नाम से विकसित हुआ। साथ ही साथ इस क्षेत्र को यदि देखें तो ये तो बाहर की ओर पाकिस्तानी क्षेत्र वर्तमान में है जहाँ से मैंने टिक किया। अब अपन अपने भारत देश का सीमांकन करते हैं। यहाँ से लेकर के ये संपूर्ण जो रेखा जा रही है ये पूरा अपना भारत देश का आंतरिक हिस्से की बात करते हैं। भारत देश में यदि अपन बात करें तो अपनी देश की राजधानी दिल्ली के पास का क्षेत्र चौं ओर का, तो यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ यमुना नदी के पास में, ये हो गया। और ऊपर की ओर गंगा का क्षेत्र जो मैंने टिक किया, दक्षिण में के मगध की बात आई। नीचे मैंने नर्मदा और देश की अन्य नदियों यानी गोला जो किया वो नर्मदा नदी का है। ये संपूर्ण क्षेत्र भी नर्मदा नदी के सांस्कृतिक प्रदर्शन में आता है, जहाँ भी संस्कृति का प्रवाह है प्राचीन काल में हुआ करता था और खुदाई में उनके अवशेष भी मिले हैं। इस प्रकार से हमने है वो संपूर्ण भारतवर्ष की बात की जहाँ पे अनेक अनेक नदी घाटी सभ्यता में से कुछ का वर्णन अपने यहाँ पे अपने देखा। तो इस प्रकार से ये नदी घाटी सभ्यताओं में विकसित संस्कृति की प्राचीन कालीन जानकारियाँ हमने हासिल करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं कि अतीत में लोगों की यात्राएं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के
एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की है। अनेक कठिन रास्तों से यात्राएं की, जैसे पर्वतों को उन्होंने पार किया, नदियों को नाव इत्यादि से पार किया, समुद्रों को पार करके, मरुस्थलों से होते हुए आदि जोखिम भरी है वो यात्रा लोग करते थे। अब उस समय लोगों की यात्रा करने का उद्देश्य क्या क्या हुआ करता था, तो अपन बात करें, व्यापार के लिए लोग यात्रा करते थे, काम की तलाश में, मजदूरी इत्यादि के लिए लोग जाते थे, धर्म का जो प्रयास प्रचार करना, युद्ध के कारणों, कई बार युद्ध कारणों से भी लोग यात्राओं पर जाते थे युद्ध करने के लिए, शिक्षा का प्रचार है, अनेक रोचकता की खोज के लिए, कई मूल्यवान वस्तुएं उनका आदान प्रदान करने के लिए, इत्यादि कारणों से लोग वो यात्रा किया करते थे। अंततः इन सार संक्षिप्त में यदि बिंदु लें अपन, तो अपना पहला बिंदु आता है, इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। बिंदु क्रमांक 2 लें, गंगा के तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ, ये भी अपना एक मुख्य बिंदु है। जबकि बिंदु क्रमांक 3 लें तो दक्षिणी एशिया में जो देश हैं उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका प्रमुख देश है। चौथा बिंदु अपना ले तो यदि शीर्षक की बात करें तो लोगों के आवागमन ने सांस्कृतिक परंपराओं को है वो प्रभावित किया है, नवीन संस्कृति को जन्म दिया है। और सिंधु की सहायक नदियों की बात करें अपन, तो जिसमें नाम आता है काबुल का, झेलम का, चेनाब, सतलज, रावी, ये प्रमुख तौर पर सिंधु घाट नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये मैंने 5 बिंदु है वो सार संक्षेप में, यानी जो पढ़ा है उसका ये सारांश है, इसको भी अपने प्रश्नों में निर्मित करते हैं। तो पूरे वीडियो के प्रश्नोत्तर आपने बोध प्रश्नों के रूप में, पहले गंगा के तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था, यानी इसका उत्तर अपने पूर्व में देख चुके हैं, 2500 वर्ष पूर्व है वो नगरों का विकास यहाँ पे हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें, आप अपना स्वयं का है ये, प्राचीन लोगों का नहीं, आप किन किन उद्देश्यों से यात्रा करते हैं वो आपको अपना लिखना है। ननिहाल जाते हैं मिलने के लिए, अन्य कोई भी आपका काम हो तो वो सभी चीज़ें इसमें पूर्व वर्णन में लिखना। प्रश्न क्रमांक 3, सिंधु की 2 सहायक नदियों के नाम बताइए। पूर्व मैंने 4 के नाम या मुख्य बिंदुओं बोले थे, झेलम हो सकती है, काबुल हो सकती है, चेनाब हो सकती है, सतलज हो सकती है। इनमें से आपको किसी 2 का या इस प्रश्न के उत्तर में नाम लिखना है। ये तो अपने कुछ बौद्धिक प्रश्न हुए, बोध प्रश्न, इनको भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही करना है, कॉपी में लिखना है। साथ ही साथ अपना कुछ अभ्यास कार्य यानी कि गृह कार्य के प्रश्न जो आपको स्वयं को खोज के लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, प्राचीन काल में लोग किन किन उद्देश्यों से यात्रा करते थे, यानी उनका उद्देश्य क्या हुआ करता था। एक स्लाइड में ये पूरा वर्णन आ रखा है। प्रश्न क्रमांक 2, दक्षिणी एशिया के प्रमुख देशों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक पूर्व की जो मुख्य बिंदु स्लाइड की, एक स्लाइड को छोड़ के पीछे वाली, उसमें मैंने देशों के नामों का वर्णन किया था, अब इसमें उसको लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 और अंतिम, अतीत के बारे में हम कौन कौन सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे आया था, अतीत को जानने के लिए किन किन बिंदुओं चर्चा की थी अपन ने, लोगों के कामों के बारे में हो गया या अन्य कुछ मनोरंजन, जो भी संसाधन थे उन सभी की खोजबीन के काम को जान सकते हैं। तो वो शुरुआती जो स्लाइड आई थी उसमें इसका उत्तर अपना दे रखा है। अंततः ये पूरा अपना आज का ये वीडियो या इसका दिन हो गया। आपको बोध प्रश्न और गृह कार्य प्रश्न दोनों ही अपनी अभ्यास पुस्तिका में अच्छे से करना है, और ठीक इनके उत्तरों की जानकारी है वो आप प्रत्यक्ष से स्लाइडों में देख सकते हैं, वहाँ दे रखी है। तो अपना कार्य पूर्ण करें, और आप सभी का अंततः बहुत बहुत धन्यवाद।